IVM। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। अक्सर हम जिंदगी में सुनते हैं कि सामने वाले के साथ क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने आप पर ध्यान दें। लेकिन ये बात आईपीएल पर बिल्कुल लागू नहीं होती। आप ना सिर्फ अपने पे ध्यान देते हैं बल्कि अपने सामने वाले पर भी उतना ही ध्यान रखते हैं कि वो क्या कर रहा है। और कोलकाता नाइट राइडर्स का जो मैच था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, पूरी की पूरी मुंबई इंडियंस की निगाहें लगी हुई थी कोलकाता के मैच पर, उनके फैंस की निगाहें लगी हुई थी कोलकाता के मैच पर। लेकिन हुआ उम्मीद के उल्टा मुंबई के। अब मुंबई के सामने एवरेस्ट पे चढ़ने जैसी चुनौती है, या यूं कहें एवरेस्ट पे चढ़ने से भी बड़ी चुनौती है अगर उनको क्वालिफाई करना है प्लेऑफ के लिए। वहीं अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी के पास भी एक बड़ा चैलेंज है, सामने बड़ा चैलेंज है कि वो चेन्नई सुपर किंग को नंबर 2 के सिंहासन से कैसे हटाएं। और ये दोनों टास्क इतने बड़े हैं जिसको रोहित शर्मा और विराट कोहली चाहकर भी पूरा नहीं कर सकते। हालांकि क्रिकेट के मैदान पर चमत्कार बहुत होते हैं और चमत्कार को कई बार नमस्कार करते भी हम सबने देखा है। बट क्या ये चमत्कार हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब आज हम लेंगे अपने दो क्रिकेट दिग्गजों के साथ। हमारे साथ निखिल चोपड़ा है, पूर्व क्रिकेटर और अभी कमेंटेटर। साथ ही अयाज मेमन हमारे साथ है, जो क्रिकेट के कई उतार चढ़ाव देख चुके हैं। अयाज सर, आज चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। बिल्कुल अलग से लुक में, अलग से तेवर और कलेवर में आप नजर आ रहे हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस का ना तो तेवर बदल पाएगा अब, ना ही कलेवर, जो हालात बन गए। देखिए, बहुत बुरी सिचुएशन में आ गई मुंबई इंडियंस, क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए, जैसा आपने कहा कि एवरेस्ट से ज्यादा ऊंचाई का अगर कोई पहाड़ हो तो फिर वो पार करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये कहना होगा कि डिफेंडिंग चैंपियन जरूर है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी है उनके पास, ऑलराउंड टीम अगर आप देखें, टीम की ताकत बहुत जबरदस्त है ऑन पेपर, लेकिन फील्ड पे वो जाहिर नहीं हुई है वो ताकत इस बार, खास करके सेकंड फेज में। क्योंकि एक मौका था उन्हें सेकंड फेज में अच्छा खेल के क्वालिफाई करने का, लेकिन वो कर नहीं पाया। उनकी बैटिंग चली नहीं है। रोहित शर्मा से लेकर पूरे टॉप ऑर्डर में अगर आप देख लें, बहुत हल्का परफॉर्मेंस रहा है। और बॉलर्स ने बहुत अच्छी मेहनत की है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला। डिफेंड करने के लिए भी टोटल चाहिए, बड़े से बड़ी या सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक के लिए भी सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, रन डिफेंड करने की बहुत जरूरत होती है। तो अपने आप को दोषी मानना होगा मुंबई इंडियंस को, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है आईपीएल का, लीग सिस्टम जो है, ये इसमें दो ग्रुप नहीं है कि आप कोशिश करके एक ग्रुप में कहीं किसी तरह टॉप 2 में आ जाए या टॉप 4 में आ जाए। यहाँ पर सामने वाली टीम भी क्या कर रही है उस पर एक निगाह रखनी पड़ती है। और जिस तरह से केकेआर ने परफॉर्म किया है, बिल्कुल काबिल तारीफ है। क्योंकि जब सेकंड फेज शुरू हुआ था तो ऐसे लगा कि केकेआर वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ, लेकिन लगातार एक माइंडसेट में अप्रोच चेंज किया है। ओपनिंग में जो है बदलाव लाया, वेंकटेश अय्यर जैसे प्लेयर, और बॉलर्स ने बहुत साथ दिया है। हालांकि आंद्रे रसल नहीं खेले, तो अगर आप तुलना करें तो केकेआर जो है बहुत भारी पड़ी है और मुंबई इंडियंस बहुत हल्की। निखिल भाई, कई व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष जैन हमारे साथ हैं, पृथ्वी हैं और वसंत नारायण, सब गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। और साथ ही मैं अपने व्यूवर्स को और साथ ही निखिल भाई आपको भी थोड़ा अपडेट कर देता हूँ कि मुंबई को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अगर वो पहले बल्लेबाजी करते हैं तो 171 रनों की जीत का अंतर चाहिए उसमें। और अगर वो रन चेस करते हैं तो ऑलरेडी वो प्लेऑफ से बाहर है। यानी कि अगर वो टॉस हार गए तो ऑलरेडी वो प्लेऑफ से मैच शुरू होने से पहले ही बाहर हो जाएंगे। ये परिस्थिति है। अब हम बेंगलुरु के लिए बता दें, ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहले बल्लेबाजी करते हैं तो 150 प्लस रन से जीत का अंतर चाहिए उनको। और अगर रन चेस करते हैं तो 100 गेंद रहते हैं उनको जीतना पड़ेगा मैच। यानी 120 गेंदों का मुकाबला है और 20 गेंदों पे उनको आउट करना पड़ेगा दिल्ली की टीम को। तो पहले तो ये जो अयाज सर जो कह रहे थे कि सामने वाले को देखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हम तो अक्सर सुनते हैं कि पड़ोसी के घर पे ना झांको। अब मुंबई कैसे अपने आप को रोकती झांकने से, कोलकाता ने जो कर दिया। राजीव भाई, 100 किसी एक, मतलब 100 बातें और एक बात, मतलब नंबर 3 और नंबर 4 आप कह रहे हैं कि आरसीबी का मुकाबला रहेगा केकेआर के साथ पहला प्लेऑफ, सही? और वहां पे दिल्ली और चेन्नई भिड़ेगी, तो दिल्ली और चेन्नई को एक और मुकाबला मिलेगा फाइनल में प्रवेश करने के लिए। क्योंकि जो 1 और 2 का मुकाबला हारता है वो 3 और 4 के साथ, विनर के साथ एक और उसको मुकाबला मिलता है। तो ये एक अच्छा चांस है। मैं तो हैरान हूँ जिस तरीके से मुंबई पूरा सीजन खेली। किसी का भी सीजन खराब हो सकता है, लेकिन इतने बड़े बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद, मतलब हम ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एक सच बात है, और वो चाहे शायद पूरे मुंबई इंडियंस के खेमे को कड़वी भी लगे, लेकिन इस सीजन वो अच्छा नहीं खेले। 100 की सीधी बात, इस सीजन वो अच्छा नहीं खेले।
कुछ मुकाबले वो जो जीत सकते थे उन्होंने गंवा दिया। जिस तरीके से शुरुआत में ईशान किशन के ड्रॉप होने से पहले वो खराब शॉट खेल के आउट हुए, आप गेम की सिचुएशन को नहीं पढ़ रहे। सूर्य कुमार यादव जिस तरीके के फॉर्म में थे, ये वो युवा खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिला है विश्व कप में भारतीय टीम में जाके खेलने का। आपका जब चयन होता है भारत में भारतीय टीम में खेलने के लिए, तो इसका ये मतलब होता है कि बाकी जितने खिलाड़ी हैं हिंदुस्तान में या बाकी जितने भी खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहे हैं, आप उनसे बेहतर है, आपकी कला इस समय उनसे बेहतर है, आपका फॉर्म उनसे बेहतर है, आपकी गेम अवेयरनेस उनसे बेहतर है, तभी आपको विश्व कप में खेलने का मौका मिला है। आपको एज ए प्रोफेशनल उतरना होता है, आपको वो जिम्मेदारी निभानी होती है कि आपको कब तक वो मुकाबले जिताएंगे। पोलार्ड और जो सीनियर दिग्गज खिलाड़ी जो इतने सालों से करता है, अब आपका समय, ये आईना दिखाना भी बहुत जरूरी था यंगस्टर्स को, वो हुआ नहीं। अब जिस तरीके से कल पंजाब किंग्स भी कोशिश कर रही थी कि 12.3 ओवर में हम जीत जाते तो चांस होता, लेकिन उनकी भी गलती देखिए, जो मुकाबले वो जीत सकते थे वो हार गए। आपको वो मुकाबला याद होगा, लेकिन राजस्थान निखिल भाई, अच्छी बात कल खिलाफ पंजाब की ये लगी कि उनका इंटेंट नजर आया। 12.3 में नहीं खत्म किया तो 13 ओवर में खत्म किया। वो इंटेंट आरसीबी के में नजर नहीं आया था जब वो मुकाबला हारे थे। राजीव भाई, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब तो जितने मर्जी में आप जीत जाते हैं तो क्या करोगे। जब आपके पास विकेट्स इन हैंड है, 4 रन चाहिए लास्ट ओवर में, आप वो मुकाबला नहीं जीत पाए, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि वो 2-2 अंक जो है ना, हर मुकाबला जो आपके थाली में परोसा हुआ था वो कोई और निवाला लेके चला गया। अब तो आप सिर्फ अगले साल की तैयारी कर सकते हैं, अब तो बड़ा ऑप्शन है, अब आप किसको रखेंगे, पूरा समीकरण नया बनाएंगे। मतलब इस सीजन जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, दिल्ली कैपिटल्स बढ़िया क्रिकेट खेल रहा है, और चेन्नई सुपर किंग्स भी पिछले 3 मुकाबले हारा है, वो 3 लगातार हार के बाद वो प्लेऑफ में प्रवेश करेगा। मजे की बात ये, अभी जैसे सर ने कहा, जो भी जिम्मेदारी है ना वो ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डू प्लेसी चेन्नई के लिए कर रहे हैं। अभी भी ढेर सारे सवाल है जो महेंद्र सिंह धोनी और वो मिडिल ऑर्डर उसका जवाब ढूंढ रहा है। सिर्फ अंबाटी रायडू ने थोड़े बहुत रन बनाए, और चेन्नई सुपर किंग्स अगर सलामी बल्लेबाज रन नहीं बनाते तो फंस जाएंगे मामला। चलिए, तो ये गर्मा गर्म बहस आगे जारी रहेगी। बहुत जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Do you wonder why China does the things that it does? Or want to know how we could improve online privacy? Or perhaps you're thinking about how we can kickstart India's economy? If you'd like to search for the answers to such questions, check out All Things Policy, a daily public policy podcast that covers everything from employment figures to aircraft carriers. Tune in from Monday to Friday for new episodes and fresh takes. खेल नीति पर आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आया सर, आप अपनी बात पूरी करने से पहले एक सवाल है वसंत नारायण जी का। उनका कहना है कि फर्ग्यूसन जो है सबसे अंडररेटेड बॉलर है केकेआर के, क्या आप भी मानते हैं? और क्या मैक्सवेल के अगेंस्ट फर्ग्यूसन को एक रोल दिया जाएगा रोकने के लिए जब एलिमिनेटर शुरू होगा? बेशक, मेरे ख्याल से लॉकी फर्ग्यूसन ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है इस सीजन में, हालांकि 1-2 मैचेस मिस किए इंजरी की वजह से, लेकिन उनकी स्पेशलिटी, जैसे हमने 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में भी देखा कि वो पेस निकाल भी सकते हैं, तेज भी डाल सकते हैं 140 145, और फिर स्लोअर डिलीवरी वेरिएशन बहुत है, क्रॉस सीम करते हैं, तो उनको रीड करना इतना आसान नहीं है, और इस वजह से बैट्समैन जो है उनके खिलाफ जो है फंसते हैं और विकेट्स दे रहे हैं। ओवरऑल मैं बिल्कुल सहमत हूँ निखिल से कि जिस तरह सीएसके का परफॉर्मेंस रहा है, एक्चुअली काफी हल्का रहा है। पिछले 3 मैचेस अगर आप हार के आते हैं प्लेऑफ्स में तो मोमेंटम आपके साथ नहीं है, फिर से मोमेंटम पैदा करने की जरूरत है एमएस धोनी और खास करके मिडिल ऑर्डर को। और मुझे अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि एमएस धोनी आगे क्यों आ रहे हैं जडेजा से, जो जडेजा इतने जबरदस्त फॉर्म में है, एमएस धोनी जो है स्ट्रगल कर रहे हैं एज अ बैट्समैन, तो शायद उसकी वजह से रन हल्के हो रहे हैं। आरसीबी का जहां तक सवाल है, पहली मैच में 92 पे आउट हो गए, उस वक्त से उनका नेट रन रेट जो है नीचे गिर गया था, और तब से उनको ये सोचना चाहिए था कि आगे जाकर नेट रन रेट हमारे खिलाफ आ सकता है। भले ही आपको 2-2 पॉइंट्स मिल रही है, आप टॉप 4 में आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका नेट रन रेट जो है वो बिगड़ता जा रहा है। और फिर एक बार मैच में राजस्थान के खिलाफ, जो मेरे ख्याल से तो काफी इजीली जीतना चाहिए था, उसमें स्ट्रगल करके हार गए, तो वहां पर एक तरह से जो है वो उनका नंबर 2 में आना, है नंबर 1 या नंबर 2 में आना नामुमकिन सा हो गया। जी निखिल भाई, एलिमिनेटर को लेके सवाल आने शुरू हो गए। हर्ष जैन का सवाल है कि शारजाह में क्योंकि एलिमिनेटर खेला जाएगा तो क्या केकेआर वर्सेस आरसीबी में
वो केकेआर को ज्यादा बेहतर टीम मान रहे हैं कंडीशन के हिसाब से? गलत नहीं है। देखिए सवाल उनका बिल्कुल टॉप का है और साहब बिल्कुल सही पकड़े हैं, क्योंकि 12 ओवर जो क्वालिटी स्पिन है ना, वो आपको दिक्कत देगी हर बैट्समैन के लिए। और आप शारजा की एक ऐसी पिच है, आप 170 180 बनाने चले जाते तो 120 नहीं बनते। आप 140 बनाने को देखें कि पहले 6 ओवर मैंने किस तरीके से खेलना है, क्योंकि नया बॉल होता है, बैट पे ज्यादा अच्छा आता है। आप पहले 6 को थोड़ा सा कैपिटलाइज करने को देखें और फिर आप थोड़ा गेम सेंस के साथ देखिए आपके गैप्स क्या है। अगर जोखिम उठाना भी है तो कौन सा मैदान का एरिया है जहां पे आप उस गेंदबाज के खिलाफ कम जोखिम वाले एरिया में आप चांस ले सकते हैं। उसके बाद शिवम मावी और लॉकी फर्गुसन, 5 क्वालिटी बॉलर्स केकेआर के टॉप नॉच फॉर्म में है। और उम्मीद करता हूं कि आरसीबी थोड़ा सा बेहतर गेम सेंस के साथ उतरे। जो सपोर्ट स्टाफ विराट को शायद जो ये बार बार ये अपने ओपिनियन देते रहते हैं, एडवाइस करते हैं, आपके पास क्वालिटी बैटिंग है। देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, भरत बैटिंग कर रहा है, उसके बाद एबी डिविलियर्स। अरे तो निखिल भाई, विराट की आदत है ना कि मिठाई सामने रखी है लेकिन को खिचड़ी खानी, क्या करेंगे आप? तो मिठाई फ्रिज में रख देते हैं अक्सर वो। राजीव भाई, बड़ा जरूरी है कुछ सलाहकार बदलवाओ, उसका मैं बताता हूँ। 120 गेंदों के फॉर्मेट में आप डैन क्रिश्चियन को कैसे आगे भेज सकते हो यार? मतलब आप भेज रहे की जाके उड़ा ले, वो गेंदे खराब करता है, फिर आप उसको 4 नंबर पे भरत, फिर ग्लेन मैक्सवेल, फिर एबी डिविलियर्स। पिछले मुकाबले में आरसीबी क्यों हारी है? 14.1 ओवर हुआ था जब एबी डिविलियर्स बल्लेबाजी करने आए थे। आखिरी ओवर तक मुश्किल से वो 9 या 10 गेंदे खेले थे। आप मतलब कह रहे हैं कि भैया मेरे बैंक में ढेर सारा पैसा है, मेरा बड़ा मन है ये गाड़ी खरीदने का। अरे भैया, जब पैसा खर्च नहीं करोगे तो गाड़ी खरीदोगे कैसे? उस आदमी को जो आपका सबसे बड़ा जो गेम चेंजर है, मैच विनर है, उसको बॉले तो खेले दो। वो अलग बात है अगर आपको भैया मतलब किसी भी दिन किसी भी प्लेयर का खराब हो सकता है, लेकिन यूटिलाइजेशन तो रहे। खर्च नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। कसार साहब का सवाल है सर आपके लिए है। उनका कहना है कि शुड डीसी एंड बेंगलुरु प्ले देयर बेस्ट लाइनअप बिफोर द इंपॉर्टेंट प्लेऑफ मैचेस टू गो विद द विनिंग कॉन्फिडेंस? कोई एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं या आपको लग रहा है पूरी ताकत के साथ जाएंगे? देखिए, डीसी शायद कर सकती है एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उनके पास बहुत ऑप्शंस है प्लेयर्स में। जैसे रबाडा है, उनको रेस्ट करना है प्लेऑफ्स के पहले तो वो कर सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 नंबर 2 पे उनके पास 2 मौके हैं फाइनल पहुंचने के लिए। आरसीबी के लिए बहुत जरूरी मोमेंटम मिले फिर से, क्योंकि वो पिछली मैच हारे हैं और नंबर 3 पे फिनिश कर रहे हैं। तो एक जरूरी है कि विनिंग मोमेंटम लेके जाए। और खास करके मेरे ख्याल से जैसे निखिल ने हाईलाइट किया है कि उनके सबसे बेहतरीन बैट्समैन विराट कोहली के अलावा वो है एबी डिविलियर्स। अगर वो नहीं चलते हैं प्लेऑफ्स में तो बहुत एक तरह से नामुमकिन हो जाता है आरसीबी का फाइनल तक पहुंचने का, क्योंकि अगर एबी डिविलियर्स चलते हैं, विराट कोहली का फॉर्म हल्का नहीं है, ग्लेन मैक्सवेल का फॉर्म बहुत बेहतरीन है, तो कहीं ना कहीं वो टोटल बड़ा खड़ा कर सकते हैं। और फिर उनके पास गेंदबाज है इन फॉर्म, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, तो एक फाइट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बैटिंग में ही रन नहीं बनाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा बॉलर्स को डिफेंड करने के लिए। तो और मुझे तो लगता है कि एबी डिविलियर्स को नंबर 5 और नंबर 6 एज अ फिनिशर ही खिलाना, वो उनका एक दर्जा है T20 फॉर्मेट में। ये जरूर है, उम्र का भी तकाजा है, बहुत ज्यादा खेले नहीं है ऑफ पीरियड में, लेकिन इसके बावजूद अगर सामने वाली टीम किसी बल्लेबाज से डरती है, वो है एबी डिविलियर्स। और उनके पास अगर आप 12-15 गेंद ही देते हैं खेलने के लिए, मैच जीतने के लिए, तो मेरे ख्याल से नाइंसाफी है अपने आप से। निखिल भाई, के राहुल ने कल बहुत शानदार बल्लेबाजी की और हर किसी का दिल जीता। जिस तरह के वो मोड में बैटिंग कर रहे थे, वो इंडियन टीम के लिए कम से कम बहुत सुखद संकेत थे। वसंत नारायण का इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। उनका ये सवाल है कि क्यों इंडियन टीम मैनेजमेंट के राहुल से जॉनी बेस्ट्रो जैसे रोल की उम्मीद नहीं करती है, जिसके इर्द गिर्द बाकी के बल्लेबाजी घूमे। क्या कुछ इस तरह की बात हो सकती है वर्ल्ड कप के दौरान? देखिए, हर खिलाड़ी का एक समय रहता है। इस समय क्योंकि प्रूवन एंटिटीज आपके पास है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, तो सेंटर फोकस बैटिंग का वही रहता है। ये वो गोंद है जो पूरे बैटिंग ऑर्डर को जोड़ के रखती है। अब उसके बाद जब केएल राहुल आते हैं, वो एक बहुत बढ़िया अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि ईशान किशन या किसी से भी पहले वही विकेट कीपिंग भी करेंगे और वो आके बतौर बल्लेबाजी भी करेंगे। अब जिस तरीके का उनका फॉर्म है,
पहले यही संकेत आ रहे थे कि शायद विराट बतौर सलामी बल्लेबाज उतरेंगे केएल राहुल के साथ, पर सॉरी रोहित शर्मा के साथ। पर बुरा विकल्प नहीं होगा कि 3 नंबर पे अगर आके वो खेलते हैं और केएल राहुल सलामी बल्लेबाज के तौर पे उतरते हैं रोहित के साथ, तो विराट चेस करना ज्यादा बेहतर पसंद रहता है उनको, और उनकी गेम सेंस कहीं ज्यादा बेहतर है। वो गेम को कहीं ज्यादा अच्छी तरीके से वो कंट्रोल कर सकते हैं। वो एक ऐसा बल्लेबाज है जो रीड करता है गेम को, कि कौन से गेंदबाज के कितने ओवर बचे हुए हैं, मैं कहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ, किस समय पे मैंने गियर बदल के बल्लेबाजी करना है। इसीलिए वो इतने सफल रन चेजर माने जाते हैं। विश्व का नंबर 1 वो बैट्समैन है। तो वो मैं मानता हूं कि वो रोल जो रहेगा वो केएल राहुल बतौर सलामी बल्लेबाज हमें देखने को मिल सकता है। जी, पृथ्वी का सवाल है अयासर आपके लिए कि एमएस धोनी का जो क्रिकेटिंग डेज थे वो तो 2019 वर्ल्ड कप के बाद ओवर हो गए थे। अब वो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, खासतौर से जो पेस बॉलिंग है और जो इस ट्रेजेक्टरी पे बॉल आ रही है। अब ये सवाल उनका है कि क्या उनको रोक देना चाहिए अपने आप को खेलने से, और एज अ मेंटोर वो जुड़े। हालांकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगला साल वो आईपीएल खेल के और चेन्नई के मैदान से रिटायर होंगे। सीजन में वो एक मैच खेलते हैं या पूरा सीजन खेलते हैं, कुछ इशारा तो दिया है उन्होंने कि आप हमें येलो जर्सी में देखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के अगले सीजन। लेकिन पूरा सीजन खेलेंगे या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है। शायद एक सेंड ऑफ मैच खेलें, लास्ट मैच, क्योंकि बहुत क्लोज एसोसिएशन, बहुत जुड़े हुए हैं फ्रेंचाइज से। पहले सीजन से लेके अब तक उसी फ्रेंचाइज, उसी टीम के लिए खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंटल वैल्यू रहता है कि आप अपने फैंस के सामने आप उसको गुड बाय कहें। तो मुझे लगता है कि इशारा तो यही है कि इस सीजन तो खेलना ही है। फिर मेंटोर बनने का भी ये भी एक इशारा है कि अब वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट को कहीं ना कहीं गुड बाय कहने वाले हैं, क्योंकि आप वरना मेंटरशिप इतना इजीली नहीं लेते। मेंटरशिप का एक माइंडसेट अलग चाहिए। तो शायद ये हो सकता है कि आईपीएल में एक 1-2 मैचेस खेले अगले सीजन, फिर सीएसके के मेंटर बन जाए, ये हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये आखिरी कुछ मैचेस, कुछ लम्हे हैं एमएस धोनी के, हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में। निखिल भाई, मयंक सिंह का सवाल है। दो सवाल एक साथ मैं क्लब कर देता हूँ कि एक तो के राहुल के लिए उन्होंने कहा कि के राहुल इज टू बिग अ प्लेयर, और वो कह रहे हैं फ्यूचर कैप्टन के तौर पे भी के राहुल को यहाँ सेलेक्टर्स देख सकते हैं। जी देखिए, प्लेयर अच्छे हैं, बहुत बढ़िया अंदाज से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, शांत स्वभाव के हैं, किस तरीके से टीम को वो चला रहे हैं, और उनके बारे में जरूर सोचा जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में सबसे पहले रोहित शर्मा की दावेदारी रहेगी बतौर कप्तान सफेद बॉल की क्रिकेट के। उसके बाद 2 खिलाड़ियों के बीच में लड़ाई रहेगी, और जिस तरीके का इस समय केएल राहुल का फॉर्म चल रहा है, केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच में मैं मानता हूं कि ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं, एक कप्तान एक उप कप्तान, लेकिन पहली दावेदारी पेश उन्हीं की रहेगी, रोहित शर्मा की। सफेद बॉल की क्रिकेट के कप्तान मुझे वही नजर आ रहे हैं अगला जो T20 विश्व कप है और शायद 2023 में, तो मुझे लगता है वो बतौर कप्तान नजर आएंगे रोहित शर्मा। आया सर, सवाल आंद्रे रसेल को लेके भी आया, और ये कसार साहब का सवाल है। उनका कहना है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया क्या आंद्रे रसेल का इंजर्ड होना। कोलकाता को एक ऑप्शन मिला और वहां से टीम लगातार मैचेस जीतने लगी। देखिए, ऑप्शन भी कितना बढ़िया है कि आप साकिब अल हसन को खिला सकते हैं, वरना वो बेंच पे या डगआउट में बैठे हुए थे। बहुत ही बड़े खिलाड़ी है एज अ स्पिनर, खास करके जिस तरह से पिचेस आजकल खेल रही है, तो साकिब जैसे हमने राजस्थान के खिलाफ भी देखा, ओपनिंग की उन्होंने, गेंदबाजी की, विकेट भी निकाले, अच्छे खासे बल्लेबाज भी है, फील्डर भी अच्छे हैं। आंद्रे रसेल जैसा पावर हिटिंग शायद उनके पास नहीं है, बिल्कुल जाहिर है, शायद नहीं, इसमें है नहीं इस तरह का। लेकिन एज एन ऑलराउंडर मेरे ख्याल से उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा कम नहीं होगा अगर साकिब अल हसन खेलते हैं। जी, अगर प्लेऑफ में वो फिट हो जाते हैं तो दुर्भाग्य से शायद ओवेन मॉर्गन की हैमस्ट्रिंग जो है ना वो खिंच जाएगी अभ्यास के दौरान। तो कप्तानी कौन करेगा निखिल भाई? प्लेऑफ में तो हैमस्ट्रिंग नहीं खींचनी चाहिए, कम से कम नॉकआउट मुकाबला है। अरे एक वो रखे हुए ना भाई साहब, कप्तानी में क्या करना है? जो केकेआर जैसे टीम चला रही है, 5 ऐसे गेंदबाज है, वो एक ऐसा फर्रा निकालता कि कौन सा गेंदबाज कब गेंदबाजी करेगा। आप लोगों ने देखा होगा डगआउट में वो नंबर लेके आता है 51, 52। तो कप्तान मॉर्गन साहब भी तो वही कर रहे हैं, उनको कोई इल्म थोड़ी ना वह बगैर किसी का अनादर किए हुए। बट मैं मानता हूँ अगर फिट होंगे तो फिर वो दुर्भाग्य से शायद कप्तान मॉर्गन की जो है ना हैमस्ट्रिंग खिंच जाएगी। शायद दिनेश कार्तिक आपको फिर से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे।
लेकिन अया सर वाकई आज क्योंकि डबल हेडर मुकाबले और एक ही टाइम पे दोनों मुकाबले शुरू हो रहे हैं, मुंबई इंडियंस के लिए 1% भी आप चांस देख पा रहे हैं यहाँ पे? और क्या कुछ आपको लग रहा है करेगी मुंबई, मतलब उस मंजिल तक पहुंचने लगी? हालांकि मंजिल अब तो मुझे लग रहा है बादलों के भीतर कहीं खो गई है। क्या करना क्या पड़ेगा उनको? देखिए मेरे ख्याल से मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी है, अगर आप सिर्फ मैथमेटिक्स देखें तो पॉसिबिलिटी जरूर बनती है, ये आप नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जी प्रैक्टिकली ये होना बहुत ही नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि अगर टॉस आ गए तो मैच हारे, और मैच आ गए तो आप जी क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो वहीं पे आपका 50% चांस जो है खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको चाहिए 171 रन से जीत। अब इतना मार्जिन जी से जीतना है आपको, तो आपको कम से कम 300 रन बने होंगे, 280 पे बोल आउट करते हैं, क्योंकि जी। अगर आप 280 बनाते हैं पिच आया जो है सर और आपके थोड़ी सी ऑडियो प्रॉब्लम हो रही में है। है, तो सामने वापस आपके रिएक्शन लेंगे, विकेट तब तक बनाएंगे, निखिल भाई से एक तो रिएक्शन ले लेते हैं। निखिल विकेट भाई, दो दो सवाल है। बहुत पृथ्वी जी ही, कह रहे हैं कि मैं निखिल जी कहूँगा का नामुमकिन। बीमर मॉर्गन के लिए, और मयंक कह रहे हैं कि मैकेनिकल मॉर्गन। यानी दो हमारे फैंस है, दो डिफरेंट तरीके की सोच है। एक तरफ मैकेनिकल मॉर्गन कहा जा रहा है क्योंकि कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीमर आपने जो डाला है मॉर्गन को क्यों डाला है, ये भी बता दीजिए। नहीं, क्योंकि आप टीम का कॉम्बिनेशन देखिए ना, मेरे को एक ऐसा प्लेयर है जो 5-7 बॉलें भी खेलता है, उसकी 2 हिट लगी तो मेरे को वो मुकाबला जिता देगा। मॉर्गन साहब का जी दुर्भाग्य से मतलब वो बल्ला जो है वो चल ही नहीं रहा गुरुजी, मतलब बिल्कुल ही नहीं। पृथ्वी जी, मैंने बीमर इसीलिए मारा है क्योंकि वो रन बना ही नहीं रहे। और फर्क ये है कि मैं तो हमेशा मानता हूं कि आपके पास विकल्प जो है ना, अपनी टीम में आप घूम फिर के घुमा के आप अपना भारतीय ही कप्तान बनाया करिए, जी क्योंकि वो कहीं एक ज्यादा बेहतर विकल्प है। रोटेशन चेंज करना हो तो अब जिस तरीके से कप्तान मोहम्मद, उनका कॉन्फिडेंस भी लो है। अब कप्तानी भी वो एक तरीके से बाहर से ही कराई जा रही है। वो सवाल जो आया था, जो एक राय आई थी मैकेनिकल मॉर्गन, वो सही है क्योंकि वो पीछे से डगआउट से वो बार बार दिखाते हैं कि क्या मैचअप है इस समय, गेम में बॉलिंग में क्या चेंज होना चाहिए, कौन सा बैट्समैन आया है किसके खिलाफ। तो वो खुद बतौर कप्तान वो गेम रीड करके राजीव भाई नहीं चल रहे कि जी ये फास्ट बॉलर ने एक अच्छा ओवर डाल दिया, एक और करा देता हूँ, यहाँ पे विकेट निकालता हूँ, तो पीछे कौन कौन रह गया। बट आपके पास जब ऐसे 5 क्वालिटी गेंदबाज है, अरे भाई आपको मैकेनिकल होने की जरूरत भी नहीं। हम्म। निखिल भाई, वसंत नारायण जी का सवाल है। उनका कहना है कि बीसीसीआई इज नॉट टेलीकास्टिंग एनी डोमेस्टिक गेम्स, एंड as you are well versed in domestic games, are there any local Indian talent who can fit the gap for the teams? Because for India it's important to find batters. कैसे आप देखते हैं इनका ये सवाल? पहले तो वसंत भाई, जैसे ही डोमेस्टिक स्टार्ट होगा तो डोमेस्टिक सीजन में आपको मुकाबले फिर से टीवी पे नजर आने लग जाएंगे। और डोमेस्टिक गेम्स में आपने बात की, अभी तो विश्व कप की जो टीम बनाई वो बहुत बढ़िया टीम नजर आ रही है, जिस तरीके की टीम ऑलरेडी बनाई हुई है। लेकिन आपके पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो आने वाले समय पे आपको भारतीय टीम का चयन होते हुए नजर आएंगे, और थोड़ा सा कड़ा संघर्ष होगा। जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ ने बल्लेबाजी की है, वसंत आके जैसे वो अपनी पहचान बना रहे हैं। मतलब में आपके पास आने वाले पे और फिनिशर शाहरुख खान बेहतर हाल करते बैट्समैन पंजाब, तो वो एक ऐसा खिलाड़ी है राजीव भाई कि उनमें बहुत मैच फिनिशर जो ताकत है, जिस तरीके से वो बॉल स्ट्राइकिंग उनकी रहती है, वो नीचे आके 5 नंबर 6 नंबर पे बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो आपके पास विकल्प हैं। बट टू आंसर वसंत जी का सवाल, आने वाले समय पे जैसे ही मुकाबले स्टार्ट होंगे डोमेस्टिक सीजन, वैसे ही आपको वो बीसीसीआई वो जी टेलीकास्ट फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मयंक सिंह का सवाल आया सर आपके लिए है, और ये सवाल है शारजा की डायमेंशन को लेके। उनका पूछना है शारजा का जो डायमेंशन है वो कितना असर डालता है किसी मैच, पर्टिकुलर मैच में? देखिए ग्राउंड की जो साइज है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करती है, जिस तरह से प्लेयर्स या बैट्समैन खेलेंगे, या गेंदबाजी भी जो गेंदबाज करेंगे किस तरह से करते हैं। जैसे अगर आप स्पिनर हो तो आप ज्यादा फ्लाइट नहीं देंगे, क्योंकि ग्राउंड जो है छोटा है, बैट्समैन के जी लिए इजी हो जाता है आपको आउट ऑफ द ग्राउंड मारे। लेकिन वहां पर एक और भी पहलू है कि पिच जो है उसमें ज्यादा जान नहीं है, स्लो खेल रही है, धीमा खेल रही है, बड़े टोटल्स नहीं बन रहे क्योंकि बॉल आ नहीं रही है बल्ले पे।
एक जो है उसको डिस्प्रूव किया कल केकेआर ने, जिस तरह से 171 रन बना दिए, और वो टैक्टिकल अप्रोच था, जिस तरह से वो खेले, विकेट्स ना खोए, 11 ओवर तक विकेट नहीं गई थी, ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी खेली, और उसके बाद रन बनाना थोड़ा सा आसान हो गया क्योंकि सामने वाली टीम भी डिमोरलाइज हो जाती है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IBM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ अयाज मेमन और निखिल चोपड़ा इस समय जुड़े हुए हैं, लेकिन अयाज सर से बातचीत करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको दे देता हूं। आज क्योंकि एक ही समय पे दोनों मुकाबले खेले जाएंगे, सनराइजर्स के साथ मुंबई इंडियंस की भिड़ंत है और दिल्ली कैपिटल्स के साथ भिड़ंत है आरसीबी की, और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इन दिनों कि किस तरह से बड़ी टीमों के बड़े खिलाड़ी नहीं चले, लेकिन जो तराजू पे तौलने पे थोड़ी हल्की टीमें नजर आ रही थी, उनके छोटे खिलाड़ियों ने बड़ा धमाका किया। और निखिल भाई, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आई है इस पूरे टूर्नामेंट में, अगर हम देखें, और सेकंड फेज जो शुरू हुआ यूएई में, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमारे यंगस्टर्स ने जल्दी अडॉप्ट किया बनस्पत हमारे सीनियर खिलाड़ियों के। बस वेंकटेश अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज आके डोमिनेट करते हैं, और बड़ी बड़ी टीमों के बड़े बड़े बल्लेबाज कंडीशंस में अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, वो चाहे शारजा हो चाहे हम अबू धाबी की बात करें। क्या रीजन आप देख रहे हैं? यंगस्टर ज्यादा अडॉप्टेबिलिटी उनकी अच्छी हो गई है, या हमारे सीनियर्स खिलाड़ी फॉर ग्रांटेड ले रहे थे सेकंड फेज में? नहीं, फॉर ग्रांटेड की बात नहीं। देखिए, हर खिलाड़ी का फॉर्म रहता है, और आप किस तरीके से नया बॉल खेलते हैं, और जैसे बॉल पुराना होता है आप किस तरीके से खेलते हैं। अगर आप इसमें भी देखेंगे, थोड़ा सा और गहराई में देखेंगे, तो ये बड़ा एक अच्छा एक पैटर्न सा है कि आपके सलामी बल्लेबाज जो है ना, वो रन बना रहे थे। मध्य क्रम में जैसे जैसे गेंद पुराना हो रहा था, तो उनको रन बनाना थोड़ा सा और मुश्किल हो रहा था। पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ, शायद वो भूख नजर आ रही है। यंगस्टर्स जो मुश्किल परिस्थिति में जाके रन बनाते हैं, अपना नाम, अपनी पहचान बनाते हैं, आने वाले समय पे चयन करता हूं उनकी तरफ देखेंगे कि मुश्किल परिस्थितियों में भी ये खिलाड़ी खड़ा होकर रन बना रहा था। और जैसे आपने कहा कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो नहीं रन बना रहे थे, यंगस्टर्स रन बना रहे थे उसी विकेट पे, उसी गेंदबाजी के खिलाफ, तो वो अपना पहचान अच्छे से बना पा रहे हैं। ये मुझे बड़ी खुशी है कि एक जो हमारा पौधा है, वो पौध जो नर्सरी हम लोगों ने तैयार की है बीसीसीआई ने एनसीएए के थ्रू, उसको आगे बढ़ाते हुए यंगस्टर्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अय्यर सर, क्या है ये यंगस्टर, चाहे वेंकटेश अय्यर की बात कर लें, शुभमन गिल हो या ऋतुराज गायकवाड़ हो, इनमें एक चीज कॉमन नजर आई कि सही शॉट सिलेक्शन था, बॉल सेलेक्ट करना उनका ठीक था, और वो स्ट्राइक रोटेट भी किया उन्होंने पहले 6 ओवर में या पहले 10 ओवर में जब बड़ी साझेदारियां हुई। इसके उल्टा जो बड़े बल्लेबाज है, उन्होंने आते ही बड़ी हिट मारने की कोशिश की। क्या ये एक बड़ा फर्क है कि स्ट्राइक रोटेट करना शायद ये यंगस्टर ज्यादा बेहतर सीख गए थे, क्योंकि उनको पता था कि इन कंडीशन में आप बड़े शॉट जाते नहीं खेल सकते? बहुत बहुत बेहतरीन बैटिंग की है, बहुत चतुराई के साथ भी की है, टेक्निक भी अच्छा दिखाया है, एडजस्टमेंट, जैसा पिचेस को किस तरह एडजस्ट करना है, कौन से गेंदबाज आ रहे हैं, कौन किस बॉलर को अटैक करेगा, कौन विकेट जो है संभाल के रखेगा, दोनों ही जो तालमेल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार दोनों साथ में मैच में खेल रहे हैं, क्योंकि वेंकटेश अय्यर का ये डेब्यू था सेकंड फेज में, और एक मैच्योरिटी और इंटेलिजेंस तो नजर आ रही है। शुभमन गिल तो इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन वेंकटेश प्रसाद जो है, वेंकटेश अय्यर माफ कीजिएगा, ये बहुत बड़े खिलाड़ी या बहुत बड़ा एक तोहफा मिला है केकेआर को। और यहाँ पर दाद भी देनी होगी कोच की, ब्रेंडन मैकलम की, क्योंकि उन्होंने रोल दोनों का क्या है अच्छी तरह से समझाया है, और टैक्टिक्स जो है, स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बनाई है। टॉप 4 अगर आप बल्लेबाज देखें केकेआर के, चारों ही इंडियन प्लेयर्स हैं, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल, और चारों जो है कुछ हद तक वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल ने बहुत ज्यादा अच्छे रन बनाए, लेकिन वो दो भी अच्छे रन बनाए और कवर अप कर दिया इयन मॉर्गन के लॉस ऑफ फॉर्म का। उनका जो लेन शॉट चल रहा है उसको कवर अप करने के लिए 4 का रन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। निखिल भाई, हर्ष कसार साहब का एक सवाल है, उनका ये कहना है कि आरसीबी को क्या मैचअप क्रिकेट खेलना बंद कर देना चाहिए, अपनी जो बेस्ट प्लेइंग 11 है उसको मैदान पे उतारना चाहिए आज के दिन? जी कसार साहब, मैं तो बिल्कुल मानता हूं। और आप अपनी कॉम्बिनेशन देखिए, आपके पास इतने बड़े बड़े मैच विनर्स हैं, आपको मैचअप की जरूरत नहीं है। आपके पास ऐसे खिलाड़ी हैं, प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, आप मुकाबले जीत सकते हैं।
हाँ, लेकिन आज राजीव भाई एक चुनौती उनके लिए भी रहेगी। अगर मैं सही हूं तो आज का मुकाबला जो है वो दुबई में खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स के साथ। आपको किस तरीके से तैयारी करनी है? आज का मुकाबला आप जीतने की तो जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका एक ध्यान रहेगा प्लेऑफ में, जो आप अभी बता रहे थे शायद शारजाह में उन लोग प्लेऑफ्स खेल रहे हैं केकेआर के खिलाफ। स्पिन फ्रेंडली है वो, 22 गज की पिच जो है ना, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। दुबई में जिस तरीके से बॉल बैट पे आता है, आप थ्रू द लाइन शॉट्स खेल सकते हैं। आप जब शारजाह में जाता है तो अलग किस्म की क्रिकेट खेलनी होगी। तो ये बतौर बल्लेबाज और बतौर आपके जितने भी गेंदबाज हैं, एक वो मेंटल स्विच आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तो गुरुजी करो या मरो है। आप अपने आप को ऐसी जगह पे ले आए हैं, आपके पास एक वो सुनहरा मौका भी है कि सोने की चिड़ैया पकड़ सकते हैं। आपने कभी भी आईपीएल की ट्रॉफी जीती नहीं है। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, इफ यू टू गेट समथिंग यू नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू नेवर डन। तो आपको जाके अब दोनों विकेट में बढ़िया क्रिकेट खेलनी होगी एज अ प्रोफेशनल यूनिट, और मैं मानता हूं कि उनके पास दम कम है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और निखिल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चर्चा का लब्बो-लबाब यही निकला कि मुंबई इंडियंस के लिए कम से कम एक लाइन तो हम बोल ही सकते हैं कि बहुत कठिन है डगर अब पनघट की, और यहाँ से वो जीत की मटकी कैसे भरेंगे, ये अपने आप में एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब शायद न तो रोहित शर्मा के पास होगा और ना ही किसी बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट के पास। तो जुड़िए खेल नीति के साथ हर रोज सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IBM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं। @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IBM ऐप पर, IBMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IBM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been a great week on the IBM Podcast Network. On Postcards from Nowhere, Utsav speaks to Rafiq Ahmed Shah. He's 73 years old and a fourth-generation artist who is fighting to keep the vanishing art of Kashmiri carpet weaving alive. On Tere Mere Raaste, Keshav helps us get acquainted with Dharamshala, the Dalai Lama's abode, along with its twin McLeodganj. On The Habit Coach, Ashton explains the importance of your starting point and how your goals and directions make an impact. On Marathi Kirtitun, Dr. Rajiv and Manik Deshmukh introduce us to the different languages spoken in India, their origin and their evolution. And on The Wire Talk, Siddharth speaks to Dilip Menon, a historian of modern India. They discuss the worrisome practice of lynchings and rewriting the past in India. Do follow us on social media. We're IBM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any other show for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Inter. We appreciate the support. Come learn and experience the ABCDs of being queer with me, Shunetro, and me, Farhad, on our show Gay BCD. The two of us take you through our stories and experiences of being gay men in the city of Mumbai and have candid and sometimes downright scandalous conversations about sexuality, gay culture, and everything in between. Catch new episodes of Gay BCD every Tuesday on the IBM Podcast website, app, or wherever you get all your podcasts from.